हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा अभी एक बार मैं बहुत जल्दी से बता देता हूँ क्या क्या हम कर चुके हैं और क्या क्या आगे करने वाले हैं। बाबू चैप्टर नंबर 1 पर मेरी एक वीडियो है, जिनके भी एग्ज़ाम हाफ ईयरली आ रहे हैं, मैंने वो वीडियो शेयर कर दी थी आपको। चैप्टर नंबर 2 बेसिक टर्मिनोलॉजी, बाबू ये बात हमने अकाउंटिंग इक्वेशन से पहले ही पढ़ी है जस्ट। चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऑल्दो मैं ये कराऊंगा, लेकिन अगर किसी के एग्ज़ाम है तो मैंने उसको इसकी भी वीडियो दी है। ठीक है जी, 3 चैप्टर शुरू के फिनिश हो गए। 4 चैप्टर मैं अभी करा रहा हूँ, आप देख लो, ये 6 पेज का चैप्टर है, पूरी अकाउंट्स का सबसे छोटा चैप्टर अभी फिनिश कर रहा हूँ। आज यही शुरू होगा और यही फिनिश हो जाएगा बेटा, कम कमेंट किया अगर। फिफ्थ वन पेंडिंग है, अभी 5th पेंडिंग है। 6th हमने कर लिया। 7th अगर आप पढ़ोगे बेटा डुअल एंट्री सिस्टम, थोड़ी सी बात इसमें डुअल एस्पेक्ट पे लिखी गई है और बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच लिखी गई है, यानी कि मेरी तरफ से चैप्टर नंबर 7 भी बिल्कुल फिनिश है। ठीक है जी, रही चैप्टर नंबर 8 की बात और 5 की बात, ये पेंडिंग है। 9th और 10th, अब जर्नल एंट्री 9th में कल से शुरू कर दूँ। ठीक है जी, बस 5th और 8 पेंडिंग रहेगा। 8 तभी हो नहीं सकता, ठीक है ना। वजह ये है बेटा, इसमें ये बताना है हमें सोर्स डॉक्यूमेंट। बेटा जब तक हमारे को परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न या सब्सिडरी बुक क्लियर नहीं होंगी, तब तक बेटा मैं सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़ा ही नहीं सकता। बहुत सारी अकाउंट्स ऐसी है बेटा जो प्रैक्टिकल पर बेस्ड है, ऐसी थ्योरी है जो बेस्ड ही प्रैक्टिकल पर है, तो वो अभी नहीं हो पाएगा। चैप्टर 8 पेंडिंग रहेगा और 5। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 6 अभी मैं 4 करा रहा हूँ, तो बेटा 1 to लेकर 8 तक में अभी आपका 5 और 8 पेंडिंग है, बाकी 6 चैप्टर हो चुके हैं। 9 जर्नल एंट्री आप बोल रहे हो आपको आता है, वो तो हो ही जाएगा, बस लगभग सारा ही रेडी है मेरी तरफ से, तो आज कराते ही है। ठीक है जी, चलो बाबू स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 थियोरेटिकल चैप्टर है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल रेलेवेंस है। सब सामने देखेंगे मेरी तरफ, लिखने पे जोर कम देना, जब आपको कहूँगा लिख लो तो लिख लेना बेटा, लेकिन पहले नहीं। बाबू चैप्टर का नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लो प्यारे बच्चों, सामने देखना मेरी तरफ। बाबू ये 2 बेसिस हैं अकाउंटिंग के, ऑल्दो हम अपनी पूरी जिंदगी यही यूज करते हैं, हम इसको यूज नहीं करते बेटा, ठीक है ना, लेकिन थोड़ी सी चर्चा इस पे अभी आपको कर देने वाला हूं मैं। बाबू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है बेटा? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करने वाला। कैश आएगा रिकॉर्ड कर दो, कैश जाएगा रिकॉर्ड कर दो। एंड व्हाट अबाउट क्रेडिट ट्रांजैक्शन? कहता है क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं करना बेटा। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बोथ आर रिकॉर्डेड। ये सिस्टम बोलता है सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करूंगा, यानी कि बेटा अगर मैंने बिजनेस में कैश सेल्स करी तो ये रिकॉर्ड कर देगा, लेकिन अगर मैंने क्रेडिट करी, कहता नहीं ये रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है उधार की कोई बात ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूं। कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा बेटा, ऐसा बिजनेस में होता तो है नहीं बेटा जनरली कि हर चीज कैश में चलेगी। अगर मैं उधार पर गुड्स खरीद कर भी लाता हूं तो ये तो कहता है कि रिकॉर्ड ही नहीं करना, जबकि एक्रूअल बेसिस तो कहता है रिकॉर्ड करना है। इसके अलावा एक और बात बेटा, हम ना 4 तरीके की टर्म पढ़ते थे, इसमें से मैंने 2 पढ़ाई हुई है आपको, 2 मैं आप क्लियर कर दूंगा। एक टर्म पढ़ी है हमने बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आज बेटा थोड़ा सा ज्ञान दोबारा इस पर। एक टर्म पढ़ी है बेटा हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक टर्म हमने बेटा पढ़ी है, अच्छा ये अभी आपने मुझसे नहीं पढ़ी, एक्रीड इनकम।
और एक टर्म है बेटा अनएक्रूड इनकम। लो प्यारे बच्चों, इसको बहुत आराम से समझेंगे बाबू, ये बहुत काम की बात है। फिर ये बताऊंगा कि ये एक्रूवल सिस्टम में ही रिकॉर्ड होती है, कैश सिस्टम में नहीं होती। बाबू सबसे पहले बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के। बाबू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट पेड। एक्सपेंसेस जो इंकर हो चुके लेकिन बेटा पे नहीं करे आज तक आपने। बाबू ये बात आपसे पहले भी की है, समझाने के लिए एक बात भी बोली थी आपको। मान लो बेटा मेरा फाइनेंशियल ईयर है 2021, 1 अप्रैल 2020 से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और 31 मार्च बाबू चलने वाला है 2021 तक। अप्रैल मंथ मैं इस लैंड को यूज करता हूँ, इस प्रेमाइसिस को यूज करता हूँ और इसका रेंट देता हूँ लेट सपोज 1 मई को। पूरा अप्रैल मंथ मैंने यूज करा, 1 मई को रेंट पे कर दिया। पूरा मई मंथ यूज करा, 1 जून को पे कर दिया। पूरा जून करा, 1 जुलाई, ऐसे करते करते पूरी जनवरी यूज करा, 1 फरवरी, पूरी फरवरी, 1 मार्च, पूरी मार्च, तो 1 अप्रैल को पे करता हूँ रेंट। लेकिन ऑन 31 मार्च सोचो मेरे लिए सिचुएशन क्या है। ऑन 31 मार्च मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहा हूँ और मैंने पूरे 12 महीने जगह का यूज करा, लेकिन रेंट पे करा अभी 11 महीने का, क्योंकि मैं हर अगले महीने की 1 तारीख को पे कर रहा हूं। मार्च महीने का रेंट मुझे कल पे करना है, कल 1 अप्रैल है, लेकिन बेटा आज मैं अकाउंट्स क्लोज कर रहा हूं। बेटा अगर आपको ध्यान हो, ये बात मैंने पहले भी करी है, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट की भी बात बोली थी। बेटा पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहता है मैं बिजनेस में खर्चे और इनकम 12 महीने के रिकॉर्ड करता हूं। सेम बात एक्रूवल कंसेप्ट भी बोलता है। चाहे खर्चा आपने कैश में पे अभी नहीं करा, मैंने पे तो नहीं करा ना, कहता है लेकिन इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाओ, क्योंकि रियलिटी में बिजनेस का खर्चा है। बेटा एक्सपेंसेस इंकर्ड हो चुका है, इंकर चाहे मैंने पे नहीं करा। एक्रूवल कंसेप्ट कहता है दिखाओ इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, दिखाओगे कैसे नहीं। लेकिन बेटा कैश कंसेप्ट क्या बोलता है? ये तो बोलता है सिर्फ जो कैश आया वो रिकॉर्ड कर लो, कैश गया वो रिकॉर्ड कर लो। यानी कि इसके हिसाब से तो बेटा खर्चा सिर्फ 11 ही महीने का पे होता। समझ में आ रहा है इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? ये कहता है सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, उधार की बात ही मत करो, क्रेडिट की तो बात ही नहीं करनी। ये कहता है बेटा हर एक चीज की बात करेंगे, पूरे 12 महीने की हर चीज रिकॉर्ड करेंगे, चाहे बेटा पे हुआ है कि नहीं हुआ। समझ आई बात? ऐसे ही बात बोल देता हूं बेटा, जैसे एक्सपेंसेस के लिए मैं आउटस्टैंडिंग वर्ड लगाता हूं सॉरी, वैसे ही बेटा मैं इनकम के लिए वर्ड लगाता हूं एक्रीड। एक्रीड मतलब बेटा इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। इनकम जो आप कमा चुके लेकिन बेटा मिली नहीं अभी, तब भी रिकॉर्ड करो। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बाबू, आप एक नाइकी के डिस्ट्रीब्यूटर लेट्स सपोज, ठीक है, कंपनी ने ऑफर दिया कि अगर आप फर्स्ट मंथ हमारे प्रोडक्ट 10 लाख रुपए के बेच देते हो, हम आपको 5% कमीशन देंगे। ठीक है, आपने बेटा क्लेम करा 25 दिन के बाद कंपनी को कि अभी 25 दिन हुए हैं और हम 10 लाख का माल बेच चुके हैं, आप आओ तो हमारे स्टोर पर चेक कर सकते हो। कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने बोला हम 3 से 4 दिन में आ रहे हैं और चेक करेंगे बेटा। और मान लो बेटा आपने बिजनेस शुरू ही 1 मार्च को किया था और आपको बोला गया पहले महीने में अगर आपकी सेल 10 लाख रुपए हुई तो 5% हम आपको कमीशन देंगे। 25 मार्च को आपने क्लेम करा कि आपने 10 लाख का माल बेच दिया। 28 तारीख को कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आया, उसने देखा जी आपने तो सच में माल बेच दिया और उसने बोला ठीक है आज मैं जाऊंगा अपनी रिपोर्ट लगाऊंगा, 2 से 3 दिन में आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, 5% कमीशन आ जाएगी, यानी कि 50,000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है जी, वो चला गया बेटा। बाबू उसने अपनी रिपोर्ट लगा भी दी होगी, लेकिन 31 मार्च को पैसे अकाउंट में नहीं आए, आने वाले हैं और 1-2 दिन में बेटा। बाबू लेकिन मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहा हूं। बाबू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के एंगल से सोचोगे ये तो कहेगा ये इनकम को नहीं दिखाना, जो कैश आया सिर्फ उसको रिकॉर्ड कर दो, जो कैश गया सिर्फ उसको रिकॉर्ड कर दो, ये तो सिस्टम ये कहता है। लेकिन बेटा एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है? बेटा हर 12 महीने का खर्चा मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं, हर 12 महीने की इनकम मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं एट एनी कॉस्ट। ठीक है ना बेटा, ये वो इनकम है जो आप कमा चुके हो, वेरीफाई हो चुकी है कि पैसे मिलने हैं,
बस बेटा पैसे नहीं मिले, तो क्या इसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए? बेटा एक्रूवल कंसेप्ट कहता है इसको रिकॉर्ड करना चाहिए, और हम अकाउंटिंग हमेशा ऐसे करते हैं, हम अकाउंटिंग ऐसे करते भी नहीं है। समझ आई बात? समझ आई? आउटस्टैंडिंग वर्ड खर्चों के लिए लगाया जाता है, इनकम के लिए वर्ड क्या लगाया जाता है? एक्रीव्ड। समझ आई बात? लो बेटा आगे बढ़ते हैं, एक और खर्चे की बात करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। बेटा प्रीपेड, ऑल्दो इसकी चर्चा पहले भी हुई है आपके साथ, प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस। प्रीपेड नाम ही ऐसा है बेटा, ठीक है ना, पेड इन एडवांस। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, मान लो मैं एडवांस रेंट देता हूं बेटा इस प्रेमाइसिस का, एग्जांपल बिल्कुल वैसा ही जैसा आउटस्टैंडिंग में दिया था, हल्का सा चेंज कर रहा हूं। अप्रैल मंथ स्टार्ट होने से पहले ही 1 अप्रैल को मैं रेंट दे देता हूं पूरे अप्रैल मंथ का, बेटा 1 मई को रेंट दे देता हूं पूरे मई मंथ का, ऐसे ही बेटा 1 मार्च का रेंट 1 मार्च को दे देता हूं। आज 25 मार्च है लेट सपोज, और बेटा मेरा लैंडलॉर्ड मुझे बोलता है कि 1 महीने का रेंट मुझे और दे दो। मैंने कहा ठीक है जी ले लो 1 महीने का रेंट और। बाबू नॉर्मल केस में ऐसा होता है, जनरली लैंडलॉर्ड 2 से 3 महीने का रेंट एडवांस लेके चलते हैं। मैंने क्या करा, मैंने 25 मार्च को भी रेंट दे दिया उनको अप्रैल मंथ का। आज 31 मार्च है, मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहा हूं, मैंने उनको कायदे से 13 मंथ का रेंट पे करा इस फाइनेंशियल ईयर में। 13 मंथ का रेंट पे करा ना बेटा मैंने, 1 अप्रैल को पे करा, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, हर महीने की पहली तारीख को तो करा ही करा। 25 मार्च को उन्होंने मुझसे अगले महीने का एडवांस मांग लिया, उनके घर में जरूरत है, इमरजेंसी है, मैंने दे दिया। बेटा मैंने 13 महीने का पे कर दिया। अक्रूवल कंसेप्ट कहता है नहीं नहीं 12 महीने का रिकॉर्ड करो। हम अकाउंट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाते हैं, तो बेटा अगर हमें रिकॉर्ड करना भी है तो बेटा हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के ही खर्चे और इनकम को रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन बेटा कैश कंसेप्ट क्या कहेगा, आप खुद सोचो क्या कहेगा। ये कहेगा पे हो चुका ना, चाहे 13 का करा चाहे 15 का, रिकॉर्ड करो, इसी साल में रिकॉर्ड करो। तो इसकी सोच बिल्कुल अलग है। ये कहता है कैश आया चाहे किसी साल का आया, पिछले साल का आया, करंट ईयर का आया, या नेक्स्ट ईयर का भी इसी साल एडवांस आ गया, रिकॉर्ड करो। खर्चा किया चाहे पिछले साल का करा, चाहे करंट ईयर का किया, चाहे एडवांस में अगले सालों का भी खर्चा कर दिया, सब रिकॉर्ड कर दो। समझ आई बेटा? इसकी अकाउंटिंग बिल्कुल अलग, इसकी अकाउंटिंग बिल्कुल अलग। हमें ऐसे सोचना है। ये सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ रहे हो आप, ठीक है? क्लास 11th में तो इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, 12th में पड़ेगी, थोड़ी बहुत वो पता लग जाएगा जब पड़ेगी। ठीक है जी, बात समझ आई अभी तक जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं? अनएक्रूड इनकम। बेटा जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के लिए वर्ड में प्रीपेड लगाता हूं, इनकम के लिए अनएक्रूड लगाता हूं। अनएक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम से मतलब बेटा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो इनकम जो एडवांस में रिसीव हो गई। बेटा समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, बाबू मान लो मैंने क्या करा, अपना सेशन स्टार्ट करा 21-22 का 25 मार्च 2021 को, ठीक है बाबू, और मैंने क्या करा, क्वार्टरली फी ले ली, ठीक है, और आज 31 मार्च आ गई, 6 दिन के बाद मैं बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहा हूं। बाबू ये वो इनकम है जो इस करंट पीरियड की है ही नहीं। 31 मार्च 2021 को मेरा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, 20-21 फाइनेंशियल ईयर, और मैं अप्रैल में जून की फी ले चुका हूं बेटा, अगले आने वाले 3 सालों की बेटा 25 मार्च को। आप मेरे एंगल से सोच के देखो बेटा, इट इज अनएक्रूड इनकम फॉर मी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एक्रूवल कंसेप्ट कहता है इस फाइनेंशियल ईयर में इसको रिकॉर्ड ही नहीं करना। क्यों बेटा? क्योंकि ये इनकम इस फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग ही नहीं करती। लेकिन अगर बेटा ये कैश कंसेप्ट होता तो कैश कंसेप्ट क्या कहता है बेटा? कैश कंसेप्ट कहता है क्यों नहीं रिकॉर्ड करनी, रिकॉर्ड करो बेटा। पैसा आया है किसी साल का आया, पैसा गया किसी साल का गया, मुझे मतलब नहीं, रिकॉर्ड करना ही करना है। क्लियर हुई बात? अभी तक मैंने जो बात बोली ओके सारी। बाबू अभी मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों का डिफरेंस लिखवाने वाला हूं कुछ 5 से 6 बेसिस पर, ठीक है? पेपर का पार्ट हो सकता है फॉर श्योर, आप मेरे साथ साथ पहले लिखेंगे, फिर मैं एनालिसिस और करूंगा, फिर मैं इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा 2-4। आज चैप्टर खत्म करेंगे अभी, ठीक है जी? आप मेरे साथ साथ लिखना शुरू करना, समझाऊंगा थोड़ी देर में। बाबू आप एक काम कर लो, अपने पेपर को ना 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है ना? लेफ्ट हैंड साइड में लिखो बेटा, हाँ 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग,
राइट हैंड साइड पे लिखो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, नहीं वर्टिकली बना लो। हाँ बाबू, लेफ्ट हैंड साइड में एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, राइट हैंड साइड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यार पढ़ने आते हो यार, क्या बोलूं मैं, पेन नहीं लेके आते तो ये ले, मेरे पास एक्स्ट्रा है। बाबू यही सारी स्टेटमेंट यहां पर भी लिखनी है, बस लिख देना आर नॉट रिकॉर्डेड। एक और डिफरेंस लिखना है मुझे, अभी आप इतना नोट कर लो। चलो जी बाबू, समझना है बहुत आराम से हमने क्या लिखा है। ये बात की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ। कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं बेटा एक्रूअल में। कैश कंसेप्ट कहता है सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे बेटा, इससे ही करेक्ट प्रॉफिट निकलता है सही मायनों में। इससे करेक्ट प्रॉफिट कभी भी नहीं निकाल सकते। मैं आपको बोलूं बिजनेस में कैश सेल हुई 5 लाख, बिजनेस में क्रेडिट सेल हुई 10 लाख, बिजनेस में कैश खर्चे हुए 3.5 लाख, बिजनेस में उधार खर्चे हुए 1 लाख। आप कह रहे हो नहीं मैं तो सिर्फ कैश सेल दिखाऊंगा, कैश खर्चे दिखाऊंगा, तो कहां से करेक्ट प्रॉफिट आएगा बिजनेस का? सर प्रॉफिट निकालना है, सही प्रॉफिट निकालना है तो वो एक्रूअल बेसिस ही निकाल के दे सकता है, ये कभी नहीं निकाल के देगा कैश। दूसरी बात बेटा, इस मेथड को कंपनीज एक्ट ने रिकॉग्नाइज करा, यानी कि कानून ने इसी मेथड को फॉलो करने की राय दी है और हर कंपनी इसी मेथड को फॉलो करती है, कोई मेथड ये फॉलो नहीं करता। समझ आई बात बेटा? ये रिलायबल मेथड है, ट्रस्ट कर सकते हो। ये जो प्रॉफिट निकाल के देगा वो ठीक होगा, ये रिलायबल मेथड भी नहीं है बाबू। और इसकी बात भी मैं कर चुका हूँ, ये सारे खर्चे बेटा, ये सारी इनकम
रिकॉर्ड होती है एक्रूवल कंसेप्ट के बेसिस पे। बाबू कैश कंसेप्ट तो सिर्फ कैश इनकम, कैश खर्चों की बात करता है। बाबू एक लास्ट बात, एक लास्ट डिफरेंस बेटा, एक्रूवल बेसिस हर बिजनेस एंटिटी फॉलो करती है, यानी कि बिजनेस फर्म्स को जब भी अकाउंट बनाने होते हैं वो एक्रूवल बेसिस पे बनाती हैं। तो कैश बेसिस को कौन फॉलो करता है? जनरली प्रोफेशनल्स, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, ठीक है ना, और भी किसी का नाम ले लो, किसी भी प्रोफेशनल का, ये सब आरव कह रहा मेरा भी नाम ले लो, वो नहीं जो चौक पे कटोरा लेके बैठते हैं, वो इसमें नहीं आते बेटा। सारे प्रोफेशनल और एनपीओस, ठीक है ना, एनपीओस मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो बेटा वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए नहीं बनी, वो जब भी अकाउंटिंग करती है कैश बेसिस पे करती है। और प्रोफेशनल, क्योंकि जनरली बेटा यहां उधार नहीं होता। डॉक्टर ने क्या कहना है? पहले रिसेप्शन पे करो कंसल्टेंसी चार्जेस, फिर आ जाओ अंदर कंसल्टेंसी लेने। सर यही करना है ना। लॉयर्स ने क्या करना है? पहले रिसेप्शन पे करो, फिर आ जाओ बेटा, फिर आपकी बात सुनता हूं, आपका केस सुनता हूं, हियरिंग की बात करते हैं, ठीक है ना बेटा। यहां उधार होता ही कहां है? प्रोफेशनल और एनपीओस ऐसे अकाउंटिंग करती हैं, जबकि बिजनेस फर्म ऐसे अकाउंटिंग करती हैं। हम पूरी 11th बिजनेस फर्म के अकाउंट्स बना रहे हैं, और बेटा 12th क्लास में हमारे पास एनपीओ की अकाउंटिंग है, थोड़ी सी, एक चैप्टर, वहां करूंगा इसकी बात, आज छोड़ दो। समझ आई बात? 6 बेसिस क्लियर, ये एक बार लिख लो 6th बेसिस, बाकी मैं बेटा आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है जी। बाकी सब मैं रब कर रहा हूं और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं, नोट करना मेरे साथ साथ। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका एम पैसा कमाना नहीं है। नोट करना बेटा फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 1 लो बेटा, सामने देखना जरा मेरी तरफ। ऑल्दो ये खुद बहुत इजीली हो सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है बेटा। मेरे को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, अगर मैं कैश बेसिस फॉलो करता हूं तब भी, अगर मैं क्रेडिट बेसिस या एक्रूवल बेसिस फॉलो करता हूं तब भी। बेटा अगर मैं कैश बेसिस फॉलो करता हूं, कैश बेसिस क्या कहता है? कैश आया रिकॉर्ड कर लो, कैश गया रिकॉर्ड कर लो। मुझे ये मतलब नहीं वो किस साल का है और उधार की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी, यही बोलता है कैश बेसिस। बेटा मुझे प्रॉफिट निकालना है, कहता है कैश सेल हुई बिजनेस में 5 लाख और उधार की सेल हुई 10 लाख। क्या मुझे उधार की सेल रिकॉर्ड करनी है? नहीं बेटा, मुझे कैश सेल्स रिकॉर्ड करनी है। बेटा 5 लाख रुपए बिजनेस में आ गए, गए कितने बिजनेस से? कहता है एक्सपेंसेस हुए तो हैं 360 के, लेकिन इसमें से 120 के अभी पे नहीं करे, यानी कि पे कितने करे? 240। सर ये बाकी 120 क्या है? बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट येट पेड, यही वही तो है बेटा। तो बाबू कैश बेसिस तो क्या कहता है? जो पे करे बस उसी को रिकॉर्ड कर लो। तो बेटा इसने जो प्रॉफिट कैलकुलेट करा कर दिया वो 2,60,000 कैलकुलेट करा कर दिया।
Although it is not a reliable profit, it is not a correct profit. ठीक है ना बाबू? एंड व्हाट अबाउट एक्रूअल बेसिस? एक्रूअल बेसिस तो कहता है बेटा सारी कैश सेल, सारी क्रेडिट सेल रिकॉर्ड करेंगे प्रोवाइडेड कि वो मेरे अकाउंटिंग पीरियड में आती हो। बेटा कहता है कैश सेल हुई 5 लाख, क्रेडिट सेल हुई 10 लाख, मेरी टोटल सेल हुई 15 लाख, और कहता है बेटा खर्चे हुए 360 के, जिसमें से 120 अभी आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग है तो क्या हुआ, मेरे पीरियड के तो हैं बेटा, करो जी रिकॉर्ड। लो बेटा खत्म हो गया, 11,40,000 इज द आंसर। सिंपल। मेरा ख्याल बहुत सारे खुद भी कर पाए होंगे। बढ़े आगे, एग्जाम्पल नंबर 2, चलो नोट करना, लिखना फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 2, मोहन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अरे सही नाम लिखो, मनीष इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अरे कुछ भी लिख लो, ऐसे ही बोल रहा हूं। मोहन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अर्नड ₹2 lakh from consultancy, earned ₹2 lakh from consultancy, out of which ₹50,000 was not yet received. लिख क्यों नहीं रहा? फुल स्टॉप। He paid ₹1,60,000 as expense. He paid ₹1,60,000 as expense. ब्रैकेट में लिखना ₹40,000 belongs to the previous year. ₹40,000 belongs to the previous year and ₹30,000 belongs to the next year. ₹30,000 belongs to the next year. Calculate profit, ऐसे ही लिख लेना, एज पर कैश बेसिस, एज पर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और पहली ट्राई आपकी है बेटा, करना कैलकुलेट। लो बेटा बात करते हैं बेटा कैश बेसिस पे प्रॉफिट की और एक्रूअल बेसिस पे। क्वेश्चन पढ़ना एक बार ढंग से। कहता है मोहन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसने आज 2 लाख रुपए कंसल्टेंसी फी से अर्न करे, जिसमें से 1.5 लाख ही आज रिसीव, सॉरी हाँ 1.5 लाख ही आज रिसीव हुआ है क्योंकि 50,000 अभी रिसीव नहीं हुआ। तो बेटा अगर मैं देखूं, अगर कैश बेसिस पे कैलकुलेट करूं तो बेटा 1.5 लाख रिसीव हुआ है तो 1.5 लाख ही दिखाना है, जो रिसीव नहीं हुआ उसे दिखाना कैसा। और कहता है उसने खर्चा करा 1,60,000। सर कैश बेसिस में मैं कभी ये नहीं देखता कि वो किस पीरियड का खर्चा है। पैसा आया रिकॉर्ड करो, पैसा गया रिकॉर्ड करो। 1,60,000 चला गया ना, रिकॉर्ड कर दो। तो बेटा कायदे से प्रॉफिट आया ही नहीं, जान के दिया था मैंने, इसमें 10,000 लॉस आया। एंड व्हाट अबाउट एक्रूअल बेसिस? एक्रूअल बेसिस में क्या होगा बेटा, अगर इनकम रिसीव नहीं भी हुई लेकिन बेटा पर्टेन करती है मेरे करंट अकाउंटिंग पीरियड में, मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो बेटा अगर आप बोल रहे हो कि कंसल्टेंसी फीस उसने 2 लाख अर्न करी, चाहे अभी 50,000 रिसीव नहीं हुई, रिकॉर्ड करो, लेकिन बेटा खर्चे भी रिकॉर्ड करो, लेकिन सिर्फ करंट पीरियड के। आपने 1,60,000 पे करे, कहता है 40,000 पिछले साल के हैं, 30 साल अगले साल के हैं, तो करंट पीरियड के कितने हैं? 90,000। 160 में से 40,000 प्रीवियस ईयर के हैं,
30,000 नेक्स्ट ईयर के हैं, तो करंट ईयर के कितने हैं? 90,000। तो मैं बेटा 90,000 रिकॉर्ड करने वाला हूं और बेटा एक्रूअल बेसिस पे मेरा आंसर आएगा 1,10,000। समझ आई बात? किसने ठीक किया? बिल्कुल एक बच्चे ने बस। क्या बात कर रहे हो? हाँ भाई देख ले, तेरे भाई ने ठीक किया। चलो जी बाबू, ऑल्दो इसके ऊपर मुझे उम्मीद नहीं है कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। डीके गोयल की बुक से भी ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल सब हट चुके हैं, पुराने टाइम में कभी हुआ करते थे, मैंने डिस्कस कर दिए। ठीक है जी, चैप्टर मेरी तरफ से फिनिश हो गया। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।